वेरी गुड मॉर्निंग ऑल प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है सांख्यिकी का, स्टैटिक्स का, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को और बैक एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, असरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन, साथ में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं सांख्यिकी होती क्या है। सांख्यिकी संख्याओं का समूह होता है, यानी कि इसके अंदर सूचनाएं दी होती हैं। कोई भी आप नाम से भी देख सकते हो, जो सांख्यिकी है वो संख्या से बना है, यानी कि कोई भी सूचना जो संख्या के रूप में व्यक्त होती है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी हमेशा तथ्यों का समूह होता है, यानी कि कोई भी संख्या अकेली है वो कोई निष्कर्ष नहीं देती, तो उसे हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। सांख्यिकी होने के लिए ज़रूरी है कि जो संख्या है वो समूह के रूप में हो, जिससे हम तुलना कर सकते हैं, किन्हीं दो तथ्यों के बीच में अनुमान लगा सकते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो सांख्यिकी संख्याओं का समूह है, या जो सूचनाएं जब संख्या के रूप में दी जाती है तो हम उसे सांख्यिकी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, भारत में औसत जन्म दर 18 प्रति हज़ार है, जबकि अमेरिका में ये है 8 प्रति हज़ार है। तो कंपैरिजन दिया हुआ है, दो डाटा है, तो ये सांख्यिकी का उदाहरण है। और क्वेश्चन पूछ रखा है सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है। रमेश की जेब में 100 रुपये का नोट है, केवल एक संख्या दी गई है, कोई तुलना करने के लिए कोई दूसरा नहीं है। और सांख्यिकी की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि संख्या के रूप में होना चाहिए और संख्याओं का समूह या तथ्यों का समूह होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो जो बी ऑप्शन है वो सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, पिछले 10 वर्षों में भारत ने क्रिकेट में 60 मैच जीते हैं और 50 हारे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी सांख्यिकी का एग्जाम्पल है। अगर हम डी की बात करें, 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की औसत जेब खर्च है वो 500 रुपये प्रति माह है। तो ये भी सांख्यिकी का उदाहरण है, क्योंकि जब आप औसत निकालते हो तो जो औसत निकाली जाती है वो डाटाबेस होती है। औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एक्स डिवाइड एन, यानी कि जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सब को जोड़ते हैं, संख्याओं को जोड़कर जितने नंबर थे उनसे हम डिवाइड करते हैं। तो जब औसत में या परसेंटेज में कोई इंफॉर्मेशन दी होती है तो वो सांख्यिकी का उदाहरण होता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ही डाटा दे रखा है कि औसत जेब खर्च 500 रुपये है, लेकिन हकीकत में जब औसत निकाला जाता है तो वो संख्याओं के समूह से ही निकाला जाता है। तो जब परसेंटेज दी होती है या औसत दिया होता है तो हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। तो ये सांख्यिकी का उदाहरण होता है। और जो क्वेश्चन था वो ये था सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से क्या सांख्यिकी के संदर्भ में सही है। तथ्यों का समूह, अभी हमने बात करा था कि जो सांख्यिकी है वो तथ्यों का समूह होता है, संख्याओं में व्यक्त होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो संख्याओं में व्यक्त होती है उसे ही हम सांख्यिकी कहते हैं। अनेक कारणों से प्रभावित होती है, ये भी सांख्यिकी के संदर्भ में सही है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान से, सांख्यिकी नियम से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि जब हम सांख्यिकी की बात करते हैं एक वचन के रूप में, तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी उन विधियों के बारे में, उन नियमों के बारे में बताती है, या सांख्यिकी विज्ञान के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। एक वचन के रूप में सांख्यिकी सांख्यिकी नियम और सांख्यिकी विज्ञान के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, आंकड़ों का समूह कहलाता है सांख्यिकी, आंकड़ों का संपादन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का संकलन। तो जो आंकड़ों का समूह है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं, अभी हमने किया भी था। आंकड़ों का संपादन का मतलब है कि सूचनाओं की एडिटिंग करना, एडिशन करना,
और आंकड़ों का विश्लेषण यानी कि आंकड़ों का निष्कर्ष निकालना, और आंकड़ों का संकलन निकालना मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करना। तो जो आंकड़ों का समूह होता है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मद सांख्यिकी अध्ययन की एक अवस्था को प्रकट करती है? आंकड़ों को इकट्ठा करना यानी कि आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो ये सारी की सारी जो विधियां हैं वो सांख्यिकी के अंदर शामिल होती है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं जिसे हम आंकड़ों का संकलन बोलते हैं। आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है डायग्राम से या टेबल से या पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, फिर विश्लेषण किया जाता है। तो ये सभी की सभी जो मदें हैं, ये सभी की जो स्टेज हैं वो सांख्यिकी अध्ययन में की जाती हैं। तो जो आंसर होगा वो डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, चैप्टर नंबर 1 सांख्यिकी का यानी कि स्टैटिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 6, बहुवचन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी की एक विशेषता नहीं है? आंकड़ों का समूह ये सांख्यिकी की विशेषता होती है। केवल शब्दों के रूप में व्यक्त होना ये सांख्यिकी की विशेषता नहीं है, क्योंकि सांख्यिकी है वो संख्याओं के रूप में व्यक्त होती है, ना कि शब्दों के रूप में। थर्ड, अनेक कारणों से प्रभावित होती है, ये भी सांख्यिकी की विशेषता है। व्यवस्थित रूप से संकलित होती है यानी कि व्यवस्थित सिस्टमैटिक ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन था कि सांख्यिकी की विशेषता नहीं है, तो जो बी है वो सांख्यिकी की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सांख्यिकी की अविश्वसनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि जब सांख्यिकी के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, सांख्यिकी की अविश्वसनीयता होती है, तो सांख्यिकी को किस किस नाम से जाना जाता है? तो जो सांख्यिकी की अविश्वसनीयता है उस समय हम सांख्यिकी को झूठ का इंद्रधनुष कहते हैं, या सांख्यिकी झूठ के तंतु हैं, इस तरह कहा जाता है। झूठ के 3 प्रकार हैं, झूठ, स्पेस झूठ और सांख्यिकी। जबकि सांख्यिकी तथ्यों को संख्याओं के रूप में व्यक्त करती है। ये सांख्यिकी पर विश्वास करने का मेन रीजन होता है। हम सांख्यिकी पर जो विश्वास करते हैं वो इसी बेस पर करते हैं, क्योंकि जो सांख्यिकी है वो तथ्यों को संख्याओं के रूप में व्यक्त करती है। कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो तथ्यों पर आधारित होती है, और जो इंफॉर्मेशन है वो संख्याओं के रूप में व्यक्त होती है। तो इन्होंने पूछ रखा है कौन सा सही नहीं है, तो जो सी है वो सही नहीं है, जबकि जो ए है, बी है और सी है ये सांख्यिकी की अविश्वसनीयता को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया है? उत्पादन, उपभोग, वितरण, उपरोक्त सभी। तो जो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया में वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो धन को अर्जित करने या धन के वितरण से संबंधित है। तो जो उत्पादन है, उपभोग है या वितरण है वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। उत्पादन, उपभोग, वितरण, निवेश, बचत, ये सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सभी संख्याएं सांख्यिकी है, ये गलत है। सभी संख्याएं सांख्यिकी नहीं होती, लेकिन जो भी सांख्यिकी होती है वो संख्याएं जरूर होती हैं। सी, समष्टि अर्थशास्त्र बड़े समुच्चयों का अध्ययन करता है, ये भी सही है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। डी, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, ये भी सही है। जो सांख्यिकी है वो सिर्फ संख्याओं के रूप में व्यक्त की जाती है, ऐसी मात्रा को शो करता है जिसको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे माप सकते हैं 1 2 3, इस तरह मेजरेबल होती है, काउंटेबल होती है, उसको हम सांख्यिकी बोलते हैं। गुणात्मक तथ्यों की जो जांच है या अध्ययन है वो सांख्यिकी नहीं करता।
क्वेश्चन पूछ रखा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो जो बी होगा वो गलत होगा क्योंकि सभी संख्याएं हैं वो सांख्यिकी नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कच्चे माल को वस्तुओं में रूपांतरित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जब कच्चे माल को वस्तु के रूप में बदला जाता है तो उसे हम उत्पादन कहते हैं। ऑप्शन दे रखे थे इन्होंने, उत्पादन, बचत, निवेश, वितरण। बचत का मतलब वो भाग होता है आय का जिसे आप खर्च नहीं कर सकते, खर्च नहीं करते हो, उसको बचा लेते हो तो उसे हम बचत कहते हैं। और निवेश से अभिप्राय आय का वह भाग है जो आप पूंजीगत पदार्थों पर खर्च करते हैं जिससे आपको भावी समय में आमदनी मिलती है या पैसा अर्जित होता है। जैसे आप कोई मशीन खरीदते हो तो मशीन आगे आपको आय अर्जित करके देगी, कमा के देगी, तो वो निवेश कहलाएगा। वितरण होता है बंटवारा। और क्वेश्चन पूछ रखा है कच्चे माल को वस्तुओं में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो सही आंसर होगा वो ए होगा, उत्पादन। फिलिंग द क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चंस। सभी संख्यात्मक सूचनाएं होती है, सांख्यिकी सांख्यिकी नहीं। अभी हमने करा था कि जो सभी संख्यात्मक सूचनाएं होती है वो सांख्यिकी नहीं होती, तो जो आंसर होगा वो होगा सांख्यिकी नहीं होती। डैश संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक मुद्दों पर विचार करती है, ये भी अभी किया था। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक मुद्दों का विचार करती है। डैश के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त की जाने वाली आंकड़ों से होता है। जब हम व्यक्त करते हैं आंकड़ों को तो वो सांख्यिकी का बहुवचन होता है। डैश सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है जिसका प्रयोग आंकड़ों के संकलन के लिए किया जाता है, तो इसे हम विवरणात्मक बोलते हैं। डैश व्यक्ति जो आय अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन या बिक्री करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम उत्पादक कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है या बिक्री करता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। जबकि जो उपभोक्ता होता है वो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, यानी कि उनका प्रयोग करता है, उनको यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं में व्यक्त सभी आंकड़े सांख्यिकी होते हैं या नहीं होते? तो संख्याओं के रूप में जो आंकड़े होते हैं वो सांख्यिकी होते हैं, लेकिन सभी जो आंकड़े होते हैं वो सांख्यिकी नहीं होते हैं, तो जो आंसर होगा वो होगा नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, डैश दुर्लभ साधनों के प्रयोग से संबंधित है। जो आर्थिक समस्या है वो इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि जो हमारे साधन है वो दुर्लभ है, और साधनों को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जो डिमांड है उनकी सप्लाई से ज़्यादा होती है। अब हम असरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। असरेशन रीजनिंग के क्वेश्चन, आंसर ए तब होता है जब दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही होते हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन तब होता है जब दोनों ही सही होते हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी तब होता है जब ए सत्य होता है, आर सत्य होता है लेकिन आर गलत होता है, यानी कि जो अभिकथन है वो सत्य है लेकिन आर है वो असत्य है। और डी ऑप्शन तब होता है जब ए असत्य होता है लेकिन जो आर है रीजन है वो सत्य होता है। तो इनके भी आपसे ही हम असरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभता सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है, ये बिल्कुल सही है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, ये भी सही है। और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सांख्यिकी के अंतर्गत केवल मात्रात्मक तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है, ये सही है। एक अकेली संख्या से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ये भी सही है। तो जो दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है क्योंकि ए में बोला हुआ है कि जो सांख्यिकी है वो तथ्यों के समूह की स्टडी करता है, और आर में बोल रखा है कि अकेली संख्या से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो जो सांख्यिकी है
सांख्यिकी को हम तथ्यों के समूह में इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि अकेली संख्या से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आवश्यकता की तुलना में संसाधन सदैव दुर्लभ होते हैं, ये सही है। जो डिमांड होती है हमारी वो हमेशा ज़्यादा होती है संसाधनों की, लेकिन जो हमारे संसाधन हैं उनकी जो सप्लाई होती है वो कम होती है। आर्थिक समस्या वैकल्पिक उपयोगों के में दुर्लभ साधनों के आवंटन की समस्या है, ये भी सही है। जो आर्थिक समस्या है वो इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि जो दुर्लभ साधन हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, तो हमें उनको आवंटन करना पड़ता है। आवंटन यानी कि बांटना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कौन से संसाधन का प्रयोग कौन सी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाए। दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। थर्ड का जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेंगे। सभी संख्यात्मक कथन सांख्यिकी होती है, ये गलत है। सभी संख्यात्मक कथन है वो सांख्यिकी नहीं होते हैं। सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचना से है जो कुछ अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाल सके, ये सही है। तो जब ए गलत होता है और आर सही होता है, तो जो आंसर होता है वो डी होता है, क्योंकि जो सभी संख्याएं हैं वो सांख्यिकी नहीं होती हैं। सभी संख्याओं से हम सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, जबकि जो आर है वो सही है। संख्यात्मक सूचनाओं को हम सांख्यिकी कहते हैं जिनसे हम कोई निष्कर्ष निकाल सके। लास्ट क्वेश्चन असरेशन और रीजनिंग का। 5 उम्मीदवारों के औसत स्कोर के आधार पर सेट परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों का स्कोर का अनुमान लगाना विवरणात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है, ये कि गलत है। आर इसका दे रखे हैं। विवरणात्मक सांख्यिकी प्रतिदृश्य और आंकड़ों के माप के बारे में संक्षिप्त सारांश देकर आंकड़े समूह की विशेषता को समझाने में मदद करती है, ये सही है। प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल। जब हम कोई सैंपल लेकर पूरे आंकड़ों के बिहाफ में कुछ विशेषताओं को समझते हैं तो उसे हम विवरणात्मक सांख्यिकी कहते हैं। तो जो आर है वो सही है और ए है वो गलत है, तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। आगे हम एक एक नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए। अर्थशास्त्र क्या होता है? वो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। आर्थिक समस्या क्या होती है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, आवश्यकताएं या इच्छाएं हैं वो असीमित है, लेकिन उनको पूरा करने वाले जो संसाधन हैं वो दुर्लभ है। दुर्लभ होने का मतलब है उनकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। वैकल्पिक प्रयोग होने का मतलब है कि एक साधन के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे दूध है। दूध से आप चाय भी बना सकते हो, दूध से आप कोई मिठाई भी बना सकते हो, या दूध से आप खीर वगैरह कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हो। तो आपको चॉइस करनी पड़ती है कि आप दूध का प्रयोग किस आवश्यकता को पूरा करने के लिए करोगे। किसी भी साधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, यानी कि एक साधन का प्रयोग आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे का समस्या का उत्पन्न होना ही आर्थिक समस्या कहलाती है और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर्थिक क्रिया की परिभाषा दीजिए। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जो दुर्लभ साधनों से संबंधित है, कि हमें दुर्लभ साधनों का प्रयोग किस तरह करना है। तो आर्थिक क्रिया के अंदर उपभोग भी शामिल होता है, आपका उत्पादन भी शामिल होता है, वितरण भी शामिल है और निवेश भी। इनको आगे हम विस्तार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उपभोक्ता कौन है? यानी कि जो उपभोक्ता है उसे किसे कहा जाएगा? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवा का उपभोग करता है, यानी कि वस्तु और सेवाओं को यूज करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का अगर प्रयोग करता है तो वो उपभोक्ता कहलाएगा। अगर हमने कोई कपड़े खरीदे हैं तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोग क्या है? उपभोग कहलाता है कि वस्तु और सेवाओं को यूज़ करना। उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग करते हैं, उनके मूल्य का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक वस्तु के अंदर गुण होता है, मूल्य होता है, जिसको हम बोलते हैं
कि वो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। मानवीय आवश्यकता यानी कि मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करे, ये किसी वस्तु के अंदर गुण होता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए अंतर्निहित अक्षमता या गुण होता है, तो उसे हम वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। जैसे पानी के अंदर गुण है कि वो प्यास को बुझा सकते हैं, तो ये जो पानी का गुण है उसे ही वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादक कौन है? उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित यानी कि आय कमाने के लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है, या जो वस्तुएं पहले से उत्पादित है उनकी बिक्री करता है। कोई भी व्यक्ति जो उत्पादन कर रहा है या वस्तुओं को बेच रहा है वो उत्पादक कहलाएगा। उत्पादन क्या है? उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं। वस्तुएं तभी उपयोगी होती हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है। वस्तुएं तभी होती हैं जब उत्पादन प्रक्रिया में वे उपयोगिता मूल्य प्राप्त कर लेती है। जैसे कोई भी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं तो कच्चे माल के रूप में हम किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। जैसे गन्ने का उत्पादन करना है तो गन्ने के उत्पादन के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, भूमि है, सिंचाई है, पानी है, बीज है गन्ने का, तो वो सारी की सारी चीज़ें कच्चे माल के रूप में प्रयोग होंगी। और इन चीज़ों का प्रयोग करके गन्ने का जब निर्माण किया जाता है तो उसे हम उत्पादन कहेंगे। ऐसे ही कपड़े के निर्माण के लिए जब हम कपास का प्रयोग करते हैं तो जो कपास है वो कच्चा माल कहलाएगा। कच्चे माल को कन्वर्ट किया जाता है कपड़े में तो वो उत्पादन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बचत क्या है यानी कि सेविंग है वो क्या होती है? सेविंग आय का वह भाग होता है जिसका उपभोग नहीं किया जाता। इस प्रकार जब हम अपने उपभोग को त्याग कर देते हैं, संयम को अपनाते हैं, तो उसे हम बचत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निवेश की परिभाषा दीजिए। निवेश किसे कहते हैं? निवेश से अभिप्राय किसी परिसंपत्ति की को खरीदना होता है, यानी कि किसी परिसंपत्ति की खरीद पर जब हम कोई खर्च करते हैं जिससे आय प्रजनन होता है। आय प्रजनन का मतलब है जिनसे कोई आय मिलती है, तो उसे निवेश कहते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हो कि निवेश पूंजीगत पदार्थों पर किए गए व्यय को आप निवेश कहेंगे। तो पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आय को सर्जित करती हैं, आय का सृजन करती हैं, आय का निर्माण करती हैं। जैसे कि ट्रैक्टर है, अगर आप ट्रैक्टर खरीदोगे तो भविष्य में वो आपकी आय को बढ़ाएगा। ऐसे ही अगर आप कोई मकान खरीदते हो और उसको किराए पर रख देते हो तो वो आपकी आय बढ़ जाती है, तो वो निवेश कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी विज्ञान से या सांख्यिकी विधियों से जिसका प्रयोग हम आंकड़ों के आंकड़ों को मापने के लिए, इकट्ठा करने के लिए या उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं। तो सांख्यिकी विधियाँ कौन सी होती हैं? जब हम संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन करते हैं यानी कि उनको इकट्ठा करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं टेबल के रूप में या डायग्राम के रूप में, विश्लेषण करते हैं, दो चरों की या दो आंकड़ों के बीच में तुलना करते हैं और लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं, निर्वचन करते हैं, तो वो सांख्यिकी का एक वचन कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है अंकों यानी कि शब्दों के रूप में व्यक्त की गई कोई भी सूचना या आंकड़ों से। जैसे जनसंख्या संबंधी कोई आंकड़े हैं या रोजगार संबंधी कोई आंकड़े हैं, सार्वजनिक व्यय संबंधी कोई आंकड़े हैं, या क्लास 11th में इकोनॉमिक्स के कितने बच्चे हैं। तो जब इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो सांख्यिकी का बहुवचन रूप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विवरणात्मक सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है? विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विवरण के लिए किया जाता है। यह विधियाँ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आगे चैप्टरों में हम करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं वो औसत होते हैं, माध्यिका होती है और माध्यक बहुलक होते हैं। तो इनसे या सहसंबंध के जो माप होते हैं जब इनसे संबंधित होते हैं तो उसे हम विवरणात्मक सांख्यिकी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है? निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन सभी विधियों से है जिनके द्वारा किसी प्रतिदर्श यानी कि सैंपल के आधार पर आप समग्र समग्र यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन जनसंख्या की, जिसको हम जनसंख्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं, उसके बारे में जब आप निष्कर्ष निकालते हो तो उसे निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहते हैं। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से प्राय उन विधियों से है जिसके द्वारा हम किसी सैंपल के बेस पर किसी पॉपुलेशन के निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कि सैंपल क्या होता है, जब हमें कोई स्टडी करनी है और स्टडी का जो एरिया है काफ़ी बड़ा होता है, यानी मान लो पूरे देश में हमें रोज़गार की स्थिति का पता लगाना है, तो हम कुछ सैंपल ले लेते हैं, कुछ मदों को चुन लेते हैं और उनके भी हिसाब से देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में कितना रोज़गार है और ग्रामीण क्षेत्र में कितना रोज़गार है, देश में रोज़गार कितने परसेंट है। तो जब हम कुछ के बिहाव पर पूरी जनसंख्या का विश्लेषण करते हैं तो उसे हम निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।